Welcome all of you to the online study platform of PCM tutorials. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो समझते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ह्यूमन बॉडी जब ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बचता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना पड़ता है। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग एंड वर्किंग के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, C6H12 एंड O6, है ना। ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो भी वेस्ट बचेगा उस वेस्ट को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में नेसेसरी होती हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड करता है। ये सारी चीज़ें ब्लड में डिज़ोल्व होती हैं, डिज़ायर जगह पे जाती हैं, वहाँ पे यूटिलाइज होती हैं और वापस आ जाती हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। कैसे होती है ये सारी चीज़ें, देख लेते हैं हम, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं कि मान लो ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल जो है ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लड वेसल है, ये बॉडी के छोटे छोटे पार्ट तक जाने के लिए ब्लड वेसल जो है ये डिवाइड होंगी। ठीक है, ये ब्लड वेसल काय में डिवाइड होगी, ये थिन कैपिलरीज में डिवाइड होंगी। तो ये देखो, ये ब्लड वेसल जो है वो थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। ठीक है, कैपिलरीज क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कैपिलरीज कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ ऐसी थिन वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्स जो है वो परफोरेटेड रहती है, क्योंकि कैपिलरीज की मदद से ही बॉडी में डिफरेंट चीज़ों का एक्सचेंज, ये जो डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन चीज़ों का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज की मदद से ही होता है। कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पे आपकी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये टिश्यूज़ हैं बॉडी के। अब इस जगह से, ये वाले डायरेक्शन से, यहाँ से ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा। अब ये वाले सेल को अगर ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है, तो पहले तो ग्लूकोज इन कैपिलरीज तक पहुंचेगा। ठीक है, कैपिलरीज की वॉल परफोरेटेड होने की वजह से ये पहले इस इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचेगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचेगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि ये जो बीच वाला जो स्पेस है ना, इस स्पेस में पहुंचेगा ग्लूकोज। ठीक है, इस स्पेस में पहुंचने के बाद ये जो है ये इन सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी वेस्ट बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी वेस्ट बचेगा, वो वेस्ट जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी कैपिलरीज के द्वारा। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ सेल के थ्रू। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होके यहाँ पे इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो अब इसके बाद इनके अंदर बचा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके अंदर क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे वापस से ब्लड के अंदर आना है, तो ब्लड के अंदर आने के लिए वो कोशिश करेगा कि वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू वापस से ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाए। और इसी के थ्रू हम यहाँ पे क्या समझते हैं, इसी के थ्रू हम यहाँ पे ये समझते हैं कि पहले पहले ये हुआ कि पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ, बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड यानी कि इम्प्योरिटी वाली वेसल जो है वो यहाँ पे कंबाइन हो गई, है ना। तो कैपिलरीज जो है कुल मिला के एक्सचेंज करने का काम करता है। अब
हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम ग्लूकोज भी खाते हैं, हम फैट्स भी खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम इतनी सारी चीज़ों का अगर यूटिलाइज़ करते हैं, अगर हम इतनी सारी चीज़ों का यूटिलाइज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करेंगी, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करेंगी, यहाँ पे एंटर करेंगी। लेकिन एंटर करने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ों का साइज जो है ये ब्लड कैपिलरीज के पोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जो वेस्ट बना, वो वेस्ट जो है वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन दोबारा से जो भी हमने यहाँ पे क्या हुआ, जो भी यूज़फुल चीज़ें थी वो यहाँ पे बाहर सेल्स के पास चली गई। सेल्स के पास जाने के बाद जब वो यूटिलाइज हो जाएंगी तो वो वापस से कोशिश करेंगे कि हम ब्लड कैपिलरी के अंदर वापस एंटर हो जाएं। लेकिन वो इन ब्लड कैपिलरीज से बाहर तो निकल जाएंगी, लेकिन जो वेस्ट है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर वापस से री एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वेस्ट का साइज ब्लड कैपिलरीज के पोर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा होगा। तो जिसकी वजह से वो जो वेस्ट है वो सेल्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसा रह जाएगा। ठीक है। और वो लिक्विड वेस्ट जो सेल के इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसा रह जाता है उसे बोला जाता है लिम्फ। उसे क्या बोला जाता है? लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसा हुआ जो वेस्ट है, क्योंकि अगर वो वेस्ट, वो कचरा अगर उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसा रह जाएगा तो बॉडी में टॉक्सिक्स क्रिएट करेगा, बॉडी में जहर क्रिएट करेगा और बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है। तो हमारा जो एम रहेगा, बॉडी का जो एम रहेगा, वो इस लिम्फ को यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसा हुआ वेस्ट लिक्विड उसे वापस से ब्लड वेसल तक लेके आना है, उसे वापस से ब्लड वेसल तक लेके आना है और उसे प्यूरिफाई करना है ना। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है देख लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये अब हम देख लेते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि ये थे सेल्स। ठीक है। ये थी कैपिलरी। कैपिलरीज से यूज़फुल चीज़ें सेल्स के पास आई। ठीक है। कैपिलरीज से यूज़फुल चीज़ें जो थी वो सेल्स के पास आई। ठीक है। तो ये यूज़फुल चीज़ें सेल्स के पास आई, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। सेल्स ने उन्हें यूटिलाइज किया, जो वेस्ट बचा उस वेस्ट को वापस से कैपिलरीज के अंदर जाना था, वो उन वेस्ट को वापस से कैपिलरीज के अंदर जाना था, लेकिन वो वेस्ट का साइज बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो वो कैपिलरीज के अंदर नहीं जा पाई, तो वो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में फंसी रह गई। अब उस वेस्ट को वापस से ब्लड वेसल तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे आपका काम करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। जिस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसी तरीके से एक लिम्फेटिक वेसल भी होती है ना। मतलब एक मेन लिम्फेटिक वेसल होगी, ये एक मेन लिम्फेटिक वेसल होगी। ठीक है। ये मेन लिम्फेटिक वेसल जो है वो डिवाइड होगी लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये देखो, मेन लिम्फेटिक वेसल डिवाइड हो गई किसमें? लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होगी, है ना। अब जो भी वेस्ट ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स में प्रेजेंट पोर्स का साइज छोटा होने की वजह से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं कर पाया था। लिम्फेटिक कैपिलरीज के वॉल्स पे जो प्रेजेंट रहते हैं पोर्स, उन पोर्स का साइज कंपैरेटिवली ब्लड कैपिलरीज के लिम्फेटिक कैपिलरीज के वॉल्स का साइज जो होता है, वॉल्स में प्रेजेंट पोर्स का साइज जो होता है वो बड़ा रहता है। ठीक है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट जो वेस्ट है ना, या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाई, वो सारा जो वेस्ट है वो एंटर करता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। वो किसके अंदर एंटर करता है?
लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, और यही वेस्ट जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है तो उसे बोला जाता है लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो एक्चुअली में ब्लड नहीं होता है ना। लिम्फ जो है वो एक प्लाज्मा जैसा एक कलरलेस या फिर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। फिर ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज सारी पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करती है, और लिम्फ कलेक्ट करके ये जॉइन होके एक लिम्फ वेसल बना लेती है ना। अब लिम्फ, बहुत सारी छोटी छोटी लिम्फ वेसल जो हैं वो अगेन कंबाइन होके एक मेन लिम्फ वेसल बनाएगी, और वो मेन लिम्फ वेसल जो है मेन लिम्फ वेसल जो है वो जॉइन हो जाएगी हमारी हमारी ब्लड वेसल से, है ना, ताकि ये जो लिम्फ है जो कि ब्लड वेसल में एंटर नहीं कर पाया था उसे वापस से ब्लड वेसल में भेज दिया जाए, है ना। अब मैं इसे थोड़े से क्लियर डायग्राम के साथ समझा देता हूँ, है ना। देखो ज़रा, ये डायग्राम देखो ज़रा, ये जो रेड वाले जो जितने भी पार्ट है ना, ये रेड वाले जितने भी पार्ट हैं ये सारे ब्लड वेसल है। अब देखो, ब्लड वेसल जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में होती है, मतलब ये हार्ट से निकलेगी, बॉडी तक जाएगी, फिर हार्ट में आएगी, फिर लंग्स तक जाएगी, फिर वापस से हार्ट में आ जाएगी। तो ये एक सर्कुलर लूप होता है ना। लेकिन जो लिम्फ वेसल है वो पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करती है, और एक मेन लिम्फ वेसल तक पहुंचा देती है। तो पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट किया और मेन लिम्फ वेसल तक पहुंचा दिया। मेन लिम्फ वेसल जो है वो ब्लड वेसल से जाके जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब लिम्फ वेसल जो है वो क्लोज एंडेड रहती है, यानी कि इनका डेड एंड होता है, ये एक जगह पे आके बंद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भी कनेक्टेड रहती है, बस ये सारी जगह से लिम्फ कलेक्ट करती है और ब्लड वेसल तक पहुंचा देती है, ठीक है। एक और इनकी खास बात ये है ना, ये जितनी भी लिम्फ वेसल्स होती हैं, है ना, जैसे कि मान लो ये एक लिम्फ वेसल है, तो लिम्फ वेसल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं इनके बीच में? लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स का काम क्या रहता है भाई? ये जो लिम्फ नोड्स रहते हैं ना, इन लिम्फ नोड्स के अंदर ना एक केमिकल प्रेजेंट रहता है, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट का काम क्या है? अब भाई जो भी इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रेजेंट जो भी लिम्फ होगा, ठीक है, उस लिम्फ में ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियाज वगैरह या फिर उसमें टॉक्सिक्स जनरेट हो गए होंगे। तो लिम्फ नोड, जैसे कि जितना भी लिम्फ जो है वो इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लिम्फ नोड्स के अंदर एंटर करेगा, लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट्स की मदद से उस लिम्फ को प्यूरिफाई करेगा, मतलब हर स्टेज पे वो उसे प्यूरिफाई करता जाएगा, और आखिरी में जब वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा उसके बाद आके वो उसे ब्लड कैपिलरीज में रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है ना। तो लिम्फ एक्चुअली में क्या होता है? इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट, उन पार्ट्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है। एक्सेस जो टिश्यूज हैं, है ना, जो भी एक्सेस टिश्यूज फ्लूइड जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं कर पाता, उसे वापस से रिकलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, और वापस से उसे ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से हमारी बॉडी में वेस्ट को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये इसके बारे में सब कुछ सारे नोट्स लिखे हुए हैं कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि देखो ज़रा, मैं एक बार बता देता हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। जितना भी लिक्विड ब्लड कैपिलरीज के वॉल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है वो मूव रह जाता है बॉडी टिश्यू में, और उसे बोला जाता है लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। लिम्फ जो है वो ब्लड, उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा नहीं होता है, मतलब उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा नहीं होता, जिसके उसके अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोटीन या वेस्ट चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो कलरलेस या फिर पेल कलर का होता है,
ठीक है। कुछ डेड, अब उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, कुछ प्रोटीन होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, फैट होता है, जर्म्स होता है, डेड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी सेल्स के बीच में ट्रैप हो जाती हैं। अब लिम्फ वेसल का साइज, लिम्फ वेसल के पोर्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाती हैं। लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होती हैं, फॉर्म होती है लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल फिर से कंबाइन होती है, बना लेती है एक मेन लार्ज लिम्फ वेन। ठीक है। फिर वो जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो सारी क्लोज एंडेड होती हैं, है ना। हर, जैसे कि बॉडी के पार्ट, ये पूरी बॉडी है तो बॉडी के हर पार्ट से लिम्फ कैपिलरीज आएंगी, एक एंड तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज होगा उनका, है ना। फिर कंबाइन होके एक लिम्फ वेसल बना लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं सारी लिम्फ वेसल के बीच में, जिसके पास होता है लिम्फोसाइट, जो लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। भाई हमने ह्यूमन बॉडी में अगर ट्रांसपोर्टेशन देखा है तो उसी तरीके से प्लांट्स भी तो एक लिविंग बॉडी है। उस लिविंग बॉडी में भी बहुत सारे जो यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे कि लीव्स ने ग्लूकोज बनाया, ठीक है, या फिर स्टार्च फॉर्म में उसे स्टोर किया, तो उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। फिर फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज के लिए ज़रूरी होता है ग्लूकोज बनाने के लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज बनाने के लिए ज़रूरी होता है वाटर। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ठीक है। अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप के वेसल्स की मदद से होता है। ठीक है। वो दो टाइप के वेसल्स का नाम है, पहली जो वेसल है उसका नाम है जाइलम। ठीक है। पहली जो वेसल है उसका नाम क्या है, जाइलम, ये है जाइलम। ठीक है। और दूसरी जो वेसल है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है उसका नाम है फ्लोयम। दूसरी वेसल का नाम है यहाँ पे फ्लोयम, है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कैसे मदद करती हैं, बस एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। क्या याद रखना है हमें, कि मान लो ये ट्री है, ठीक है, मान लो ये एक ट्री है। ठीक है। डायग्राम मेरा बहुत अच्छा है, पता है आप सभी को। ठीक है। तो इस ट्री में, इस ट्री के बिल्कुल बीचों बीच जो वेसल ट्रेवल करेगी, है ना, मतलब चाहे वो आपका ट्रंक हो, चाहे वो आपकी स्टेम हो, ठीक है, या स्टेम की आपकी सब ब्रांचेस हो, ब्रांच हो और ब्रांच की सब ब्रांचेस स्टेम हो। ठीक है। सभी के सेंटर में, सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच जो है ना, मैं अगर क्रॉस सेक्शन से बताऊं तो मान लो ये ट्रंक है, ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है, तो ट्रंक के ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से जाइलम आएगा। ठीक है। लेकिन फ्लोयम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्लोयम की, तो फ्लोयम जो है वो कभी भी कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। फ्लोयम जो है वो हमेशा एजेस पे प्रेजेंट होता है। तो ये जाइलम और फ्लोयम के बारे में कुछ बेसिक हमारा आइडिया था। ठीक है। अब जाइलम और फ्लोयम एक्चुअली में होता क्या है, बनता कैसे है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है। तो जाइलम जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है, ट्रैकीड, जाइलम वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। ठीक है। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है इन्हें बोला जाता है, कुछ लोग इन्हें प्यार से वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, या फिर कंडक्टिव टिश्यूज भी बोला जाता है, क्योंकि ये कुछ कंडक्ट करने का काम करते हैं। ये फूड और वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब जाइलम जो है, जाइलम का जो ऑफिशियल काम है वो ये है कि जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स के मिक्सचर को हम कहते हैं सैप, SAP, सैप। ठीक है। अब वाटर और मिनरल्स जो है वो जाइलम एब्जॉर्ब करेगा पहले तो। अब वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, अब प्लांट्स के पास होती है रूट्स, रूट्स होती है ज़मीन में, सॉइल में। ठीक है।
सॉइल के पास प्रेजेंट रहता है वाटर, तो रूट्स जो है वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है, और सॉइल में वाटर के साथ मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स के मिक्सचर को, जिसे बोला जाता है सैप, उसे रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो जरा, अब यहाँ पे मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिख के रखी है ना। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो किस तरीके से काम करती है, क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा शायद डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले रूट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं रूट एपिडर्मिस, और रूट के ऊपर वाले पार्ट पे भी प्रेजेंट रहता है रूट हेयर्स। ठीक है, रूट के, जैसे कि मान लो अगर ये रूट है ना, मान लो अगर ये रूट है, तो रूट के ऊपर प्रेजेंट होंगे रूट हेयर, और रूट की सबसे ऊपर की लेयर होगी जिसे बोला जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, फिर एपिडर्मिस के बाद मैंने आपको बताया कि रूट्स के बीचों बीच में हमेशा, चाहे वो ट्रंक हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो स्टेम हो, जाइलम तो हमेशा बीचों बीच में प्रेजेंट रहता है ना। तो जाइलम को चारों तरफ से कुछ ना कुछ घेर के रखेगा, कुछ ना कुछ कवर अप करके रखेगा। तो जो चीज जाइलम को चारों तरफ से कवर अप करके रखती है वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद एक और लेयर होती है, वो होती है रूट कॉर्टेक्स की। ठीक है, और रूट कॉर्टेक्स के बाद एक और लेयर होती है, वो होती है एंडोडर्मिस की। ठीक है, तो कितनी लेयर हो गई? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के बाद आता है आपका जाइलम। ठीक है, तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो दो प्रोसेसेस की मदद से होता है। पहला तो होता है डिफ्यूजन, पहला जो होता है वो होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किस तरीके से काम करता है? डिफ्यूजन का मतलब है भाई सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, रूट हेयर में या फिर रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। तो डिफ्यूजन की मदद से वाटर जो है वो रूट हेयर्स की मदद से डिफ्यूज हो जाएगा और पहुंच जाएगा रूट एपिडर्मिस के पास। ठीक है, अब रूट एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस और फिर जाइलम तक का ये वाला सफ़र अभी हम क्या पूरा उन्हें ट्रैवल करना है। ठीक है, तो ये वाले सफ़र को कैरी आउट करने के लिए देखो ज़रा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में है सेल्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है एक्चुअली में? सेल्स हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स हैं तो हमने अलग अलग नाम दे के रखे हैं। ठीक है, अब मान लो रूट हेयर्स की मदद से इस सेल के पास पानी पहुंच गया, तो ये वाले सेल्स के पास अगर पानी पहुंच गया तो इस सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। अब हमें ये पता है कि जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है और सेल के बाहर पानी कम होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की मदद से वाटर जो है वो बाहर चले जाता है, और जिसे हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सो ऑस्मोसिस से वाटर बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो यहाँ पे बाहर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस सेल के अंदर जाएगा, फिर अंदर पानी अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बाहर जाएगा, फिर दूसरे सेल में जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर दूसरे सेल में जाएगा। इस तरीके से वाटर जो है डिफ्यूज होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन की मदद से, और जाइलम तक ट्रेवल करता है ऑस्मोसिस की मदद से। तो हमने देख लिया कि भाई दो प्रोसेसेस ने काम किया वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये जो वाटर है इस वाटर को पहुंचा दिया किसके अंदर? जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर वाटर पहुंच गया, लेकिन अभी जो मेन टास्क हमारा बचा वो ये बचा कि भाई इस पानी को ऊपर तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। अब हमारे घर में तो ऐसा होता है कि अगर पानी को हमें ऊपर वाले टैंक तक पहुंचाना है तो हमने वाटर पंप का यूज़ कर लिया, उसने वाटर को ऊपर वाले टैंक तक पहुंचा दिया। लेकिन प्लांट के पास तो ऐसा कोई वाटर पंप होता नहीं है। तो प्लांट वाटर किस तरीके से पंप करता है? तो ऐसा समझो कि ये है आपका कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, मान के चलो है ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है नहीं? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बॉटल में लगा हुआ है ये स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ से आपने कोल्ड ड्रिंक सक किया। जैसे ही आपने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक सक किया तो यहाँ पे जितनी भी गैसेस भरी हुई थी वो पहले तो गैसेस सक हुई। जब गैसेस सक हुई तो ऊपर का कंसंट्रेशन हो गया लो, ऊपर का प्रेशर हो गया लो,
और नीचे ऊपर का जब प्रेशर हो गया, ऊपर जब प्रेशर ही नहीं बचा, तो जितना भी कोल्ड ड्रिंक है वो धीरे धीरे ऊपर सक होने लग जाएगी। मतलब जिस तरीके से स्ट्रॉ का मैकेनिज्म काम करता है, उसी तरीके से जाइलम में भी वही मैकेनिज्म काम करेगा। क्या काम करेगा? अब ये जाइलम भाई वाटर को पहुंचाना है लीव्स तक, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जो जाइलम है वो पहुंच गई लीव्स तक। अब ये आपका, ये वाला जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब लीफ में आपको पता है ट्रांसपिरेशन होता है ना। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो है वो स्टोमेटा की मदद से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो मान लो इस पूरे में यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ना, इस पूरे में यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। अब पूरे में यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ट्रांसपिरेशन की मदद से ये वाला जो वाटर का एरिया है, ये वाला वाटर जो है वो खाली हो जाता है। अब जब ये वाला वाटर खाली हो जाता है तो यहाँ पे अब वाटर बचा ही नहीं, है ना। तो ये वाले वाटर की एरिया खाली हो गया और नीचे वाटर बचा बस। तो ऊपर का वाटर का एरिया खाली हो गया, नीचे वाटर बचा बस। तो यहाँ पे वही स्ट्रॉ वाला मैकेनिज्म काम करेगा, नीचे वाला जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पंप होने लगेगा। ठीक है। और धीरे, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ट्रांसपिरेशन की वजह से हुआ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ने यहाँ का वाटर खाली कर दिया। ट्रांसपिरेशन ने जब यहाँ का वाटर खाली कर दिया तो ऊपर क्रिएट हो गया वैक्यूम। ऊपर क्रिएट हो गया वैक्यूम, तो नीचे जो वाटर था वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने लगा। ठीक है। तो किसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ और वाटर ऊपर पुल अप हो गया? तो भाई वैक्यूम जो क्रिएट हुआ वो हुआ ट्रांसपिरेशन की वजह से। और ट्रांसपिरेशन ने एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया कि वाटर उलप ऊपर पुल अप होने लगा। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स क्रिएट हुआ जिसकी मदद से वाटर ऊपर पुल अप होने लगा, और ये जो फोर्स क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से हम इसको नाम देंगे ट्रांसपिरेशनल पुल। हम इसे क्या नाम देंगे? ट्रांसपिरेशनल पुल। कि भैया ट्रांसपिरेशनल पुल की मदद से वाटर जो है वो ऊपर शिफ्ट होने लगा। और वाटर के ऊपर चढ़ने को, प्रोसेस को, भाई जिस वजह से वाटर ऊपर पुल अप हुआ उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। और वाटर के ऊपर ग्रेविटी को अपोज करके वाटर और मिनरल्स के ऊपर पुल अप होने को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपिरेशन होता, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी प्लांट में, वो इस तरीके से होता है। ठीक है। जाइलम जो है वो जाइलम मदद करती है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, है ना। और मैंने ये एपिडर्मिस एंडोडर्मिस तो बता ही दिया। एपिडर्मिस किसी भी सेल या रूट की आउटर लेयर होती है। एंडोडर्मिस जो जाइलम की या फिर फ्लोएम के ऊपर होती है। ठीक है। कॉर्टेक्स जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में होती है। ऐसी जाइलम जो रूट में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे रूट जाइलम। ठीक है। ऐसी जाइलम जो स्टेम में प्रेजेंट है हम उसे कहेंगे स्टेम जाइलम। रूट हेयर जो कि रूट के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और इन सब के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और ऊपर तक पहुंच जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब बात आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम भी भाई 4 टाइप का होता है। ठीक है। फ्लोएम भी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर, है ना। एक और चीज़ ये है कि वाटर को ऊपर भेजने में, वाटर और मिनरल्स को ऊपर भेजने में जाइलम ने काम किया। जाइलम होते हैं डेड टिश्यूज़, तो वाटर को ऊपर भेजने में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्लोएम, लीव्स ने, अगर ये लीव्स हैं और लीव्स में खाना बना तो खाने की ज़रूरत प्लांट के ऊपर वाले पार्ट भी है और नीचे वाले पार्ट पे भी है ना। तो जाइलम जो है वो सिर्फ ऊपर वाले डायरेक्शन में जाता है, लेकिन फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है फूड को लेके, है ना। दूसरा, फ्लोएम से फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, फ्लोएम से फूड को ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो एक लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है। जिसमें ये तीनों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, ये सारे लिविंग होते हैं एक को छोड़ के, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, है ना। और फ्लोएम जब फूड को ट्रांसपोर्ट करती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए। एक हमने टॉपिक कवर किया लिम्फेटिक सिस्टम, दूसरा टॉपिक हमने कवर किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक से, यानी कि एक्सक्रीशन की मदद से। एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, है ना।
एक बार चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लगाइएगा, नोट्स की रीडिंग लगाइएगा, वापस से एक बार पढ़ के देखिएगा, कोई भी डाउट आए तो आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चंस को लर्न करने की प्रैक्टिस हमेशा कीजिएगा, और इस बार तो उम्मीदें हैं कि शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं, है ना। ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन उम्मीदें ऐसी ज़्यादा हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं एक फ़ाइल शेयर करूँगा, कोशिश कीजिएगा कि उस फाइल से आप आंसर्स जो हैं वो सॉल्व कर पाएँ, और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसका एक सिनॉप्सिस हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।